आज हम करने जा रहे हैं प्राकल्पना के स्रोत। प्राकल्पना के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक वैयक्तिक स्रोत और दूसरा बाह्य स्रोत। वैयक्तिक स्रोत जो होता है उसमें शोधकर्ता की प्रतिभा और ज्ञान का समावेश होता है। शोधकर्ता अपनी प्रतिभा और ज्ञान के आधार पर किसी विषय के संदर्भ में अनुसंधान के लिए प्राकल्पना का निर्माण करता है, जिसमें उसके विचारों की मौलिकता और उसके अनुभवों के आधार पर वह प्राकल्पना का निर्माण करता है। जैसे अगर हम देखें न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, जेम्स वाट का भाप के इंजन के आविष्कार का सिद्धांत है, ये इसी प्रकार के उदाहरण है जिनमें व्यक्ति की अपनी सोच थी और उसके आधार पर वो क्या कर रहा था, उसने प्राकल्पना बनाई कि प्रत्येक चीज़ नीचे क्यों गिर रही है, या भाप के से अगर थाली ऊपर उठ सकती है तो ज़रूर इसमें कोई ताकत है और कुछ मनाया जा सकता है। तो इसलिए अपन ये वाली बात कह रहे हैं। तो प्राकल्पना के जो वैयक्तिक स्रोत है उसमें अपन कहेंगे कि अनुसंधानकर्ता की अपनी मौलिक चिंतन इसमें इन्वॉल्व होता है। बाह्य स्रोत में अपन कहेंगे कि जब अनुसंधानकर्ता प्राकल्पना के निर्माण में पुस्तकालय, विद्वानों के विचार, वैज्ञानिक अध्ययन एवं सिद्धांत आदि की सहायता लेता है और उसके आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण करता है, तो वह स्रोत प्राकल्पना के बाह्य स्रोत कहलाते हैं। गुडे और हार्ट के अनुसार अगर हम प्राकल्पना के स्रोतों की बात करते हैं तो अपन कहेंगे कि गुडे और हार्ट ने 4 तरह के स्रोतों की चर्चा की है। सामान्य संस्कृति, दूसरा उन्होंने कहा वैज्ञानिक सिद्धांत, सादृश्यता और चौथा है व्यक्तिगत। फिर आगे इन्होंने वर्गीकरण किया व्यक्तिगत अनुभव के बाद। इसमें जो सामान्य सांस्कृतिक प्राकल्पना की बात कर रहे हैं हम स्रोत की, उसमें हम कहेंगे सबसे पहले बात करेंगे सामान्य संस्कृति। सामान्य संस्कृति गुडे एवं हार्ट ने लिखा है कि जिस सामान्य संस्कृति में विज्ञान का विकास होता है वह अनेक भौतिक प्राकल्पनाएं प्रदान करती है। पश्चिम के समाजों में विज्ञान का विकास कोई घटना नहीं है, बल्कि वहाँ की संस्कृति का प्रभाव है। गुडे और हार्ट ने सामान्य संस्कृति से संबंधित प्राकल्पना के 3 उपस्रोतों की चर्चा भी की है और उन्होंने कहा सांस्कृतिक मूल्य, लोक विकास और तीसरा सामाजिक परिवर्तन। ये तीनों जो हैं ये भी प्राकल्पना का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आगे सांस्कृतिक मूल्यों की। सबसे पहले बात करते हैं सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्य प्रत्येक समाज की जो है संस्कृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, क्योंकि भौगोलिक पर्यावरण, रहन सहन, खान पान की जो प्रक्रिया है उस भौगोलिक पर्यावरण के कारण हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज का रहन सहन, खान पान भिन्न भिन्न प्रकार का होता है और जीवन जीने की जो शैली है उसको हम संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो प्रत्येक समाज की संस्कृति भिन्न प्रकार की होती है, इसलिए भारत की संस्कृति के मूल्य पश्चिम की संस्कृति एवं पृष्ठभूमि भिन्न होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। फिर हम समाजशास्त्रीय अध्ययन की प्राकल्पनाओं के सिद्धांत एवं विज्ञान के विकास पर जहाँ संस्कृति का प्रभाव रहा है वहाँ भारतीय संस्कृति की जो सोच है, भारतीय संस्कृति जो है वो अध्यात्मवादी संस्कृति है, खाओ पियो मौज उड़ाओ वाली संस्कृति नहीं है। यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था, नातेदारी, परंपरागत संयुक्त परिवार प्रणाली आदि ये सारे इस बात के पक्षधर रहे हैं जो प्राकल्पना को एक कहना चाहिए सांस्कृतिक रूप प्रदान करते हैं। इसलिए भारतीय समाजशास्त्रीय प्राकल्पना का आधार यहाँ की संस्कृति के मूल्य एवं पृष्ठभूमि रही है। इसलिए जहाँ जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, पंचायती राज, पर्दा प्रथा, धर्म आदि से जुड़े बहुत सारे अनुसंधान समय समय पर होते रहे हैं कि जाति व्यवस्था में बदलाव आ रहा है, संयुक्त परिवार में बदलाव आ रहा है। तो उसके बेसिक कारण हमारी सोच, हमारी रहन सहन, खान पान की प्रक्रिया, इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर प्राकल्पनाओं का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट है लोक विश्वास। लोक विश्वास भी उपकल्पना के स्रोत होते हैं। जैसे पश्चिम के समाजों में संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण
अफ्रीका में ये मान्यता थी कि मानव व्यवहार का प्रमुख निर्णायक प्रजाति है। इस मान्यता को समाजशास्त्रियों ने तथ्य के रूप में मान्यता नहीं दी, बल्कि परीक्षण करना उचित समझा। परीक्षण में ये मान्यता, मतलब लोक विश्वास की बात हम कर रहे हैं, ये मान्यता गलत निकली कि व्यक्ति के व्यवहारों का उनकी प्रजाति से कोई सीधा संबंध है। गुडे एवं हार्ट ने समाज के ऐसे असंख्य लोक विश्वास और जनसाधारण के विचार आदि प्राकल्पना के अच्छे स्रोत कहे हैं, जिनके आधार पर विभिन्न प्रकार के अध्ययन करके उनकी सत्यता, उनकी प्रामाणिकता और उनकी विश्वसनीयता की जांच करके ज्ञान के विकास में सहयोग दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन भी सामाजिक प्राकल्पना के निर्माण में के स्रोत रहे हैं। समाज परिवर्तनशील है, जिससे समाज में नई समस्या जिसका कारण क्या है, समाज में जनसंख्या वृद्धि, नई समस्याएं, नए कारण उत्पन्न होते हैं, और जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पुराने सिद्धांत, निष्कर्ष, अवधारणाएं, कथन, साहित्य आदि प्रश्न अप्रचलित हो जाते हैं। नई परिस्थितियों में अनुसंधानकर्ता का विस्तार कर सकते हैं, और भारत में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, पश्चिमीकरण, ये सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण परिवार, जाति, गांव आदि में बदलाव आ रहा है। पुराने सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण के लिए नई प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। तो इसलिए सामाजिक परिवर्तन भी सामाजिक प्राकल्पनाओं का स्रोत कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्रोत की, और दूसरा स्रोत है वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए अपन कहेंगे कि गुडे और हार्ट ने लिखा है कि एक विज्ञान एक प्राकल्पना का अच्छा स्रोत कहा जा सकता है, क्योंकि विज्ञान में ही अनेक प्राकल्पनाओं का निर्माण, अनेक प्राकल्पनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, और क्या अध्ययन हो चुके हैं, इन सब की जानकारी हमें एक विज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार वैज्ञानिक सिद्धांत अनुसंधान को दिशा प्रदान करता है। इसके द्वारा तार्किक निष्कर्ष, नई प्राकल्पनाएं, नई समस्याओं को जन्म देते हैं। पुराने सिद्धांत की जांच की जाती है, और पुराने सिद्धांत की जांच के लिए हम प्राकल्पनाओं को ही, पुराने सिद्धांतों को प्राकल्पना का आधार बनाते हैं, उनकी जांच करते हैं। अगर नए तथ्य, कुछ पुराने सिद्धांतों में कुछ नए तथ्य जुड़ जाते हैं तो उसमें संशोधन करते हैं, और आमूलचूल अगर बदलाव होता है तो पुराने सिद्धांत की जगह नए सिद्धांत को स्थान दे दिया जाता है, नए सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। फिर तीसरी विशेषता है सादृश्यता। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक विज्ञानों, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र आदि में चार्ल्स डार्विन के उद्विकास का सिद्धांत का प्रयोग प्राकल्पना के रूप में किया गया। समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन व समाज, संस्कृति, धर्म, परिवार, विवाह, कला, सभ्यता आदि के विकासीय सिद्धांत अन्य विज्ञानों के सिद्धांतों को सादृश्यता के रूप में उपयोग में लेकर अनेक नई उपकल्पनाएं बनाकर अनेक नए सिद्धांतों का निर्माण किया गया। इस प्रकार डार्विन ने जीवों के विकास के लिए कहा कि प्रत्येक जीव प्रारंभ में अपनी सरल अवस्था से धीमे धीमे जटिल होता है, फिर विकास सरलता से जटिलता की ओर जाने की बात उन्होंने की। तो ये हम कहेंगे कि गुडे और हार्ट ने कहा कि विज्ञान प्राकल्पनाओं के अच्छे, वैज्ञानिक सिद्धांत जो है वो प्राकल्पनाओं के अच्छे स्रोत कहे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत अनुभव। प्राकल्पना विलक्षण प्रकृति के व्यक्तियों के अनुभव का परिणाम भी होती है। व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर वैज्ञानिक का व्यक्तिगत अनुभव भी प्रश्नों के प्रकार और उनके निर्माण में सहयोग करता है। उनके पूछने पर उनको नई चीज़ों का जो है उसके अनुभव उसमें प्लस होते चले जाते हैं। जैसे न्यूटन
न्यूटन की प्राकल्पना और फिर सिद्धांत बनाने में स्वयं के अनुभव काम में आए। स्वयं के अनुभवों का ही परिणाम है। उन्होंने सोचा कि सेब हमेशा नीचे क्यों गिरते हैं, पेड़ से सेब हमेशा नीचे क्यों गिरते हैं, और उसके बाद इस प्राकल्पना ने उनको एक नए सिद्धांत का निर्माण करने में सहयोग किया, और वो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कि पृथ्वी में कुछ ऐसी शक्ति है जिसके कारण वो प्रत्येक चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये व्यक्तिगत अनुभव का ही परिणाम है, व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर प्राकल्पना और प्राकल्पना के आधार पर नए सिद्धांतों का निर्माण। फिर है अनुसंधान एवं साहित्य। लुंडबर्ग का मानना है कि कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र, नृजाति विज्ञान, कलाकारों का एवं चिंतकों के मानव के सामाजिक संबंध प्राकल्पना के अच्छे स्रोत कहे जा सकते हैं।